नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर हंडिया तहसील के थाना उत्तराव के अंतर्गत उस्मानपुर स्थित हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसे ट्रक में हादसा हुआ है और इस दौरान ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही साथ ट्रक के नीचे आराम कर रहा ट्रक चालक, उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पीछे से टक्कर मारने वाला ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल है। उस्मानपुर स्थित नेशनल हाईवे 19 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बगल स्टार ढाबा के सामने इन दो ट्रकों के बीच ये भिड़ंत हुई है। दोनों ट्रकों ने चालक भोजन करने के लिए अपने ट्रक को नीचे उसके आराम कर रहे थे और इसी के बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े हुए इन दोनों ट्रकों पर जोरदार टक्कर मार दी है। ट्रक के नीचे आराम कर रहे दोनों ही ट्रक चालकों पर ट्रक के पहिए चढ़ गए और इसी की वजह से दोनों ट्रक चालक ड्राइवरों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक से टक्कर मारने वाले दोनों ट्रक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दुर्घटना में मृतक राजू गाजीपुर जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया गया, जबकि दूसरा मृतक अमन रुलिया थाना कुरा मैनपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही उत्तराव थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया है। फिलहाल गंभीर रूप से घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मृतक के जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इस बीच रुक करेंगे कानपुर का, जहां पर बरा में 2 मर्डर केस हुए हैं और इन डबल मर्डर केस से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले दंपति की गला काटकर निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से गला काटकर पति और पत्नी की निर्मम हत्या की गई और आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। जांच की जा रही है। मृतक दंपति के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक के बेटे ने अपने साले पर इस हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही साथ हत्या के वक्त घर में बेटी और बेटा मौजूद थे। बरा थाना क्षेत्र के बरा 2 इलाके का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है इस वक्त और घटनास्थल का मुआयना भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से ब्यूरो चीफ प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभात, क्या कुछ पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में देर रात को पति पत्नी मतलब दंपत्ति का जो था मर्डर कर दिया गया था। जिसके बाद जो पड़ोसियों को जब सुबह जानकारी लगी तो पुलिस को बुलाया गया, जिसको बुलाने के बाद पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई है। जबकि बेटे का कहना है कि उनके साले के द्वारा जो है हत्या करी गई थी। लेकिन जो पुलिस जो है खुलासा करने में पूरी तरह से वो है, पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि ये आखिरकार मामला क्या था। तो प्रभात, बताया जा रहा है कि घर पे बेटा और बेटी भी मौजूद थे और उनके रहते हुए भी माँ बाप की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। इस बात पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, या फिर पीड़ितों से अगर आपकी बात हो पाई है तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस से बात करने पे जानकारी जो है सामने आ रही। पुलिस का कहना है कि ये चीज जांच का विषय है, जांच के बाद ही बता पाएंगे कि जो आखिरकार जो मामला था इसका खुलासा करने के बाद भी बता पाएंगे कि इसमें कौन जो है किनका हाथ था और किस वजह से इनके बेटा और जो बेटी थे वो रात में घर में थे। क्या हुआ कि उनके ऐसा भी हो सकता है कि उनके बेटा बेटी को कोई नशे का मतलब माहौल बना दिया गया हो, जो आजकल चलता है, जिससे कि पूरा घर सो जाता है और पति पत्नी की हत्या कर दी गई हो। ये मामला तभी मालूम चल पाएगा जब पूरी तरह से जांच हो पाएगी। तो प्रभात, क्या चोरी का कोई एंगल इस वक्त अब तक नजर आ पा रहा है इसमें? अभी तक तो जो है इसमें कहीं भी चोरी का एंगल नहीं आ रहा है। केवल और केवल जो है हत्या का मामला सामने आया। हो सकता है कि हत्या जो है रंजिशन हत्या हो या पूरी चीजें जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगी कि आखिरकार जो हत्या है किस वजह से की गई है। तो प्रभात, यहाँ जो शख्स है, जो आप बता रहे हैं कि मृतक का जो बेटा है वो साले पर आरोप लगा रहा है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है कि इससे पहले भी इस परिवार के बीच कोई विवाद हुआ जिसकी वजह से ये शक जताया जा रहा है, या कोई और भी है जो इस बात की पुष्टि करे, या वो भी यही शक जता रहे हैं कि साले के पक्ष की तरफ से इस हत्या को अंजाम दिया गया?
देखिए जो इनका बेटा है जो साले के लिए हत्या के लिए साले को हत्या का आरोपी बता रहा है, लेकिन ये तो जांच का विषय है और मोहल्ले वाले अभी कुछ बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जो एक्चुअल स्थिति है, पुलिस अभी पूरी तरह से बोलने को तैयार नहीं, जब तक वो जांच नहीं हो जाती, पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और जांच लगातार जारी है। जी प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, कानपुर में एक डबल मर्डर केस हुआ है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है और आप भी देख सकते हैं कि घटनास्थल पर इस वक्त काफी लोग मौजूद हैं। हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो कमरा जिसमें दंपति का शव मिला है उसे सील कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और फिलहाल कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। हर एंगल को लेकर इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। और इस बीच प्रयागराज में नए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में सभागार में पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए आप सभी लोग सहयोग करें, ताकि अपराधी माफियाओं पर हम प्रभावी कार्रवाई कर सकें और संगम नगरी को खुशहाल करने में कामयाबी हासिल कर पाएं। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर एक महिला की सामूहिक रेप करने की खबर सामने आई, जिसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो प्रधान है और उसके गुर्गे हैं, उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। और बताते चलें कि यह पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना संतना कस्बे का है। यहाँ पर मौजूदा ग्राम प्रधान विनय और उसका बेटा गिरीश सिंह, रामचंद्र पुत्र बलदेव और बालक रामपुत्र पोरई में महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और उसके बाद महिला ने थाने पर मेडिकल समेत तहरीर दी, मगर स्थानीय पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ मौजूदा प्रधान के गुर्गे और खुद वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे आहत होकर अब ये महिला डीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर पेट्रोल डालकर इस महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि मौके पर आग लगाने की जब महिला ने कोशिश की तो मौजूदा सिपाहियों ने महिला के हाथ से पेट्रोल छीन लिया और इसके बाद जिलाधिकारी ने तत्काल ही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस प्रधान पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और स्थानीय पुलिस अब कितना सहयोग करती है इस पीड़ित महिला को। विनय सिंह ने, रामचंद्र ने हमको तमंचा भी दिखाया कि कहीं शिकायत करोगी तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे। क्या करे सो, हमारे जो मरने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचा। जहाँ जाओ वहाँ वो लोग सुनते नहीं, अधिकारी कोई हमारी नहीं सुन रहा है। किस गांव का मामला है ये? संदना का। संदना। हाँ। पुलिस को सूचना दी थी? आई नहीं थी मौके? नहीं, वहाँ नहीं, ना पुलिस आई ना वहाँ कोई कार्रवाई की गई। वहाँ उन लोगों ने पैसे जमा कर दिए। आपने तहरीर कहाँ दी है? हमने संदना थाने में की है, एसपी के वहाँ की है या डीएम के वहाँ, हम सब कहीं गए, हमारी कहीं सुनी नहीं गई। IGRS भी हमने करवाई, उसकी भी कोई खबर नहीं आई हमारे पास। राम से निकली, एक बोतल में तेल खोला और अपने ऊपर डाल लिया। माचिस बैग से निकाल रही थी, इतने में दौड़ के हमने पकड़ लिया, माचिस नहीं लगाने दिया। फिर ऑफिस में डीएम साहब ने बुलाया, क्या कहा क्या नहीं कहा ये। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये खबर सोनभद्र से है, जहां सड़क हादसा हुआ। इस दौरान बाइक सवार 2 होमगार्ड की मौत हो गई है। चौपन सोनभद्र थाना क्षेत्र से सोनपुर लगभग 5 बजे की यह घटना बताई गई, जहां पर 2 होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार ने इन्हें टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। हालांकि कार सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और मृतक होमगार्ड ओबरा से ड्यूटी कर घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दीनानाथ, जिनकी उम्र 40 साल है और महुआ के रहने वाले हैं वो, और लालमणि, जिनकी उम्र 45 साल है, वो कोटिया अदलगंज के रहने वाले बताए गए, जिनकी मौत हो चुकी है। स्थानीय पुलिस ने फिलहाल दोनों शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। और इस बीच सीतापुर तहसील में प्रशासन की नाक के नीचे स्थित ग्राम पंचायत जसरतपुर में सरकारी भूमि और तालाब भूमाफियाओं के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से इनको खाली कराने की गुहार भी लगाई गई, लेकिन नक्कार थाने में तूती की तरह गायब हो गई।
प्रदेश शासन के बुलडोजर का रुख भी यहां के अवैध कब्जों को नहीं हटा पाया है, जिससे बाबा के बुलडोजर की कार्यप्रणाली पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। पूरा मामला है तहसील कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर सीतापुर हरदोई मार्ग का, जहां पर इस मार्ग के किनारे स्थित ग्राम जसरतपुर, जो कि ग्राम पंचायत का मुख्य गांव है, इसी गांव में रोड के पश्चिमी से सटा हुआ भूतेश्वर महादेव आश्रम और प्राचीन तालाब है। इसी तालाब के पश्चिमी सिरे की अधिकांश भूमि को पाटकर गांव में कुछ दबंग भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अपनी इमारतों का निर्माण करवा लिया है। इतना ही नहीं बल्कि इसी को तालाब और दक्षिणी सिरे पर ग्राम सभा की काफी भूमि भी खाली पड़ी हुई थी, जिस पर बीते समय में बड़े हनुमान मंदिर के ब्रह्मलीन पुजारी बाबा पिंटू दास जलविहार का मेला कराते थे। लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद गांव के दबंगों ने गांव की समंज की इस भूमि को भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में जकड़ लिया है। इससे बीते 4 सालों से मेला बंद हो चुका है और बुलडोजर की कार्यप्रणाली पर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन भूमाफियाओं ने यहाँ पर इमारत बना ली है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश भी है और आंखों में सवाल है कि आखिर बाबा का बुलडोजर इन भूमाफियाओं पर क्यों असमर्थ होता दिखाई दे रहा है। और इस बीच एनटीपीसी के रिहंद स्टेशन में रविवार को आवासीय परिसर स्थित त्रिवेणी क्लब में ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ है। बता दें कि चुनाव अधिकारी अपर महाप्रबंधक अमित सिकंदर, उप चुनाव अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक ब्रजेश की देखरेख में ये चुनाव तब संपन्न किया गया जब अलग अलग 10 पदों के लिए 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। बताया जा रहा है कि चुनाव में 276 मतदाताओं में से 251 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर्मात्मक तरीके से किया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी ने 131 मत पाने वाले शादाब आलम खान को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित करते हुए इसके साथ साथ उन्हें बधाई दी है। साथ ही 34 मत पाने वाले पुष्पराज पटेल महासचिव पद के लिए विजयी घोषित किए गए और संयुक्त सचिव पद पर इस चुनाव में सर्वाधिक 179 मत पाकर तेज तर्रार और समाज सेवी नेता रामकुमार मिश्रा ने जीत का परचम दोबारा लहराया है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही बिजी प्रत्याशियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर शांतिपूर्ण माहौल में उन्हें बधाइयां दी और चुनाव संपन्न कराने में अशोक कुमार, रविशंकर, आशुतोष सिंह का आज महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए उन्हें भी बधाई दी गई। और इस बीच बरेली में थाना कैंट में अभी कुछ समय पहले ही फौजी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में ज़ीशान होटल में एक रद्द की गई पीट कर फौजी के बेटे की हत्या कर दी गई थी और अब कैंट पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया और इसी होटल में जिसमें हत्या हुई उस होटल पर अब बरेली पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला है। देख सकते हैं आप कि इस होटल को ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही और तब इस होटल को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र इलाके में शातिर अपराधियों को, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, लगभग 35 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। भारी संख्या में मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर यह संपत्ति कुर्क की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ड्रोन कैमरों की वजह से निगरानी हो पाई और निगरानी करते हुए पूरी प्रक्रिया में आराम से इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर एसपी राजेश द्विवेदी ने निर्देश दिया और उन्हीं के निर्देशन पर अरवल थाना क्षेत्र के अध्यक्ष छोटे लाल द्वारा प्रभारी निरीक्षक हरपालपुर उमाकांत दीपक की मौजूदगी में गैंगस्टर एक्ट के संबंधित इन 2 अभियुक्तों द्वारा अवैध धन अर्जित किया गया था और इस अवैध धन संपत्ति को जो है कुर्क कर लिया गया है। दरअसल अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर निवासी शमीम और साथ ही साथ साजिश के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। और इसी बीच अरवल थाना अध्यक्ष छोटे लाल द्वारा प्रभारी निरीक्षक उमाकांत दीपक की मौजूदगी में अरवल और हरपालपुर थाने का भारी पुलिस बल मौजूद रहा और दहेलिया गांव में पहुंचकर डुगडुगी बजाकर साजिद और शमीम की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ लगभग 35 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, जिसमें साजू उर्फ साजिश जो शादिद है उसकी जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया, मकान और शमीम के मकान को कुर्क किया गया है। तो शमीम पुत्र शौकत
और साजू पुत्र सत्तार, ये दोनों गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त थे। इनके विरुद्ध थाना अरवल पे गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना SHO हरपालपुर द्वारा की गई। ये अरवल के ग्राम डहेलिया के रहने वाले हैं। इनकी संपत्ति, जिनके दोनों के 2 मकान हैं, पक्के मकान हैं, उनकी संपत्ति जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क की गई है, जिनके मूल्य क्रमशः 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए हैं। 2 अभियुक्तों। और इस बीच प्रयागराज के द्वारागंज थाना क्षेत्र के लेटे हनुमान मंदिर के पास आज रात को जमकर ही बमबाजी की गई, जहां 3 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बेली हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर उनका उपचार करवाया जा रहा है और ये मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ बताया गया। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ सचिव निर्भय दुबे से छात्रों से चुनावी रंजिश को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन आज ये विवाद बमबाजी में तब्दील हो गया, साथ ही साथ गोलियां भी चलाई गई। हालांकि निर्भय दुबे का कहना है कि आज उसके दोस्त का जन्मदिन था, जिसको ये लोग लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास मना रहे थे और तभी कुछ युवक आए और हवाई फायरिंग करने लगे। बाद में 2 से 3 बम भी चलाए गए, जिसमें वहां पर बैठे जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग थे उनमें ये बम लगे हैं और छर्रा उन्हें लगा है, साथ ही साथ वो लोग घायल हो गए हैं। हालांकि मौके पर पहुंची जो पुलिस है उसने सभी घायलों को बेली हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज शुरू करवाया और अब इस मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और अब जांच के बाद ही जो तथ्य सामने आएंगे पुलिस उसका खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि रात की एक घटना है जहां पर हवाई फायरिंग भी की गई और बमबाजी की गई है। यहाँ पे आप देखें बैठ करके ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उसमें लड़के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी हैं और एक से स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पे डेलीगेसी बैराना के साइड के रहने वाले भी कुछ हैं, कॉलेज उसमें स्टूडेंट भी लग रहे हैं। कोई ईशान नाम का बच्चे का बर्थडे यहाँ मना रहे थे ये लोग। उसी में दूसरा गुट जिसको ये लोग जान तो रहे हैं, उसको उसमें पहचान रहे हैं, नाम भी आ रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से वो दूसरा गुट यहाँ पे आया है और उन्होंने कई बम फेंका यहाँ पे, जिसमें वहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि मामूली हैं। डॉक्टरों ने देखा वो खतरे से बाहर है, नॉर्मल खतरे, बहुत मामूली सी चोट आई है, लेकिन वहाँ पे बम फेंका गया है। हम दिखवा रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, अभी लोग स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहे हैं, कोई तहरीर भी नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में भी है उसे। और अगली खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां इस खबर के चलते भाजपा सरकार में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ आपको बता दें कि ये जो शराबी हैं बेखौफ दिखाई दे रहे हैं और ये शराब पीकर शराब की दुकान पर ही टल्ली हो गए हैं। पैसे के लेन देन के चलते इस दौरान मामूली कहासुनी भी हुई, जिसके बाद एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस विवाद के चलते ये दोनों पक्ष आपस में भिड़े और ये दोनों ही शराबी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए भी साफ देखे जा रहे हैं। ये पूरा मामला सोराब थाना क्षेत्र के बिघिया इलाके का है और यहाँ बताया जा रहा है कि आए दिन शराबी दुकान के सामने मारपीट करते हैं और इन घटनाओं से पुलिस अनजान बनी बैठी है, जबकि स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। और अब अपराधियों की कुंडली पता करने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अब कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ ही फोटो के साथ आपराधिक ब्यौरा अपराधियों का स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके लिए नॉफिस यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट एसोसिएशन सिस्टम में ये कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि अब बंदी और कैदियों का डेटा सुरक्षित रखा जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस डिजिटल व्यवस्था से देश भर में अपराधियों का ब्यौरा संग्रहित होगा। और दरअसल अब तक आपको बता दें कि इन जो अपराधी हैं उनका जो ब्यौरा है वो कागजों पर एकत्रित किया जाता था, लेकिन अब जेल जाने पर उनकी फोटो और उंगलियों के निशान लिए जाने लगे थे और अब ये प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। इसके लिए उंगली चिन्ह या फिर इकाई में 3 कंप्यूटर स्कैनर और कैमरा लगा दिया गया है। रायबरेली जनपद में भी लखनऊ मुख्यालय से सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ से एक सिपाही प्रशिक्षित होकर आया है और 2 सिपाहियों को अभी भी ट्रेनिंग के लिए जाना है। बता दें कि बंदी की पहचान अधिनियम 1920 निरस्त करके दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत अब सिर्फ सजायाफ्ता ही नहीं बल्कि 7 साल इससे ज्यादा सजा वाले मामले में भी जेल जाने वाले बंदियों का डेटा सुरक्षित किया जाएगा।
इस मामले को लेकर अब रायबरेली जिले के अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नॉफिस सिस्टम में अपराधियों का डेटा ठीक ठाक ढंग से और डिजिटल माध्यम से मिल सकेगा और इसके लिए पुलिसिंग में काफी सहूलियत भी मिलेगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसके लिए कंप्यूटर स्कैनर और कैमरे भी लगाए जा चुके हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम नेशनल ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसके तहत जो सिस्टम बनाया गया है और इसमें कई हमारे आरक्षी भी ट्रेन किए गए हैं, सब इंस्पेक्टर ट्रेन किए गए हैं। इसके तहत जो पूरा सिस्टम ये है कि जो भी अपराधी अब जेल जाएंगे उनके सारों के अंगूठ छाप लिए जाएंगे। पहले ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। जो लोग सजा पाते थे उनका अंगूठ छाप जो है वो एसपीओ कार्यालय में दिया जाता था, लेकिन अब ये है कि जो भी व्यक्ति जेल जाएगा उसका संपूर्ण विवरण अंगूठ छाप से संबंधित होगा, वो उसमें रखा जाएगा और अगर वो व्यक्ति कहीं भी और क्राइम करता है तो उसका रिकॉर्ड तुरंत ही जो है उस सिस्टम पर देखा जा सकता है और जिससे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रैक्टर ड्राइवर समेत उस पर सवार सभी किसानों को बाल बाल बचा लिया गया है। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर की हालत देखकर राहगीरों को यकीन ही नहीं हुआ कि इस पर सवार सभी लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। आपको भी दिखाते हैं वहां से ताजा जो वीडियो सामने आ रहा है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर बुरी तरह से पलट गया है और इस ट्रैक्टर पर जो किसान सवार थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला लालगंज थाना इलाके का है, जहां रमेश नाम का एक किसान ट्रैक्टर लेकर जलमऊ बाईपास पर जा रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से पहले ही ड्राइवर रमेश समेत सभी किसान कूद गए और ये ट्रैक्टर खाई में जाकर नीचे पलट गया है। बाद में क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को भी बाहर निकाल लिया गया। और इस बीच रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों के चलते बुजुर्ग ने फांसी लगा ली है। गांव के बाहर ही नीम के पेड़ पर बुजुर्ग का शव लटकता हुआ मिला और फांसी लगाने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही परिजनों में भी हड़कंप का माहौल है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।